गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य एक वाक्य प्रश्न उत्तर पार्ट 5। अभी तक हम 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां क्लास है और आज भी हम 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, रामानुजाचार्य ने किस ग्रंथ को वेद के समकक्ष माना है। तो रामानुजाचार्य ने किस ग्रंथ को वेद के समकक्ष माना है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है तमिल प्रबंधम। तो तमिल प्रबंधम जो है इसको रामानुजाचार्य ने वेद के समकक्ष माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजेता कृति के रचनाकार का नाम क्या है। तो विजेता कृति के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निराला की लंबी कविता तुलसीदास का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। तो निराला की लंबी कविता तुलसीदास का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सुधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण भेद के आधार पर भक्ति काल की व्याख्या नहीं की जा सकती, ये कथन किसका है। तो वर्ण भेद के आधार पर भक्ति काल की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो ये कथन किसका माना गया है। तो ये कहा है डॉक्टर राम विलास शर्मा ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। हिंदी का वुड्सवर्थ किसे कहा जाता है। तो हिंदी का वुड्सवर्थ ये उपनाम जो है ये किसे दिया गया है। तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का वुड्सवर्थ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, KVS NVS और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा गया है कई बार। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, तो ये कथन किसका है। तो ये कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो, ये पंक्ति किसकी है। तो जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो, तो ये पंक्ति मानी गई है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की ये पंक्ति मानी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का विलाप किस भाषा में रचित है। तो अयोध्या का विलाप ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में लिखा गया है अयोध्या का विलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक का नाम क्या है। तो नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक का नाम क्या है। तो इनका नाम माना जाता है देवी शंकर अवस्थी। तो देवी शंकर अवस्थी जो हैं ये नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटीले फूल लचीले कांटे कहानी संग्रह किसका है। तो कटीले फूल लचीले कांटे कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि ये पंक्ति जो है किस अलंकार के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ।
तो ये जो है किस अलंकार के अंतर्गत आता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो ये जो है ये विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आता है। विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आता है ये, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कहानी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, इसका समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1938। तो 1938 को कहानी नाम से एक पत्रिका प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ होता है? तो हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से आरंभ होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका से हिंदी कहानी का विकास होता है, ये बहुत सारे विद्वानों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1900 ईस्वी में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी मन की चंचलता के लेखक कौन हैं? तो मन की चंचलता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। तो माधव प्रसाद मिश्र जो हैं ये मन की चंचलता के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहानी जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1900 में। किस पत्रिका में हुई थी? तो सुदर्शन में। और ये जो है किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित विमर्श में किस विधा पर सर्वाधिक लेखन हुआ है? तो दलित विमर्श में किस विधा पर सर्वाधिक लेखन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्मकथा। तो आत्मकथा में सर्वाधिक लेखन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट किसका कहानी संग्रह है? तो इंस्टॉलमेंट किसका कहानी संग्रह माना जाता है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा जो हैं ये इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो प्रसाद की पहली कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी इंदू में। इंदू पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी ग्राम। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया था? तो हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका किशोरीलाल गोस्वामी। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघदूत एक पुरानी कहानी कृति के रचयिता का नाम क्या है? तो मेघदूत एक पुरानी कहानी कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं HP द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ? तो नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसका समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1960। तो 1960 में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नए स्वर नई रेखाएं
कहानी के लेखक कौन हैं? तो नए स्वर नई रेखाएं, कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानियाँ और फैशन पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? तो हिंदी कहानियाँ और फैशन पुस्तक के लेखक या रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो हैं ये हिंदी कहानियाँ और फैशन पुस्तक के लेखक हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी गुंडा, इसको आप नोट कर लीजिए, गुंडा उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रजाल। तो इंद्रजाल नामक एक कहानी संग्रह में प्रसिद्ध कहानी गुंडा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है या कहाँ इसको रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चेन्नई। बदबू कहानी के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बदबू कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शेखर जोशी। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बदबू जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये कथन किसका है? तो सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेमचंद। तो ये कथन जो है मुंशी प्रेमचंद का है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के जितने भी कथन हैं, उनकी पंक्तियाँ, उपन्यास, कहानी, नाटक, इनसे जुड़े प्रश्न उत्तर जो हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे उनके पात्रों के बारे में हो या देश काल या पंक्तियाँ, कथन, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंगल मुनि के अवतार माना जाता है। तो पिंगल मुनि को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शेषनाग। तो पिंगल मुनि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर के गांव में लेख के रचनाकार कौन है? तो शेक्सपियर के गांव में लेख के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है, तो बताना है किसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। वंदना के इन स्वर में एक स्वर मेरा मिला दो, हो जहाँ बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। तो ये किसकी पंक्तियाँ मानी जाती है? तो वंदना के इन स्वर में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती नाटक के रचनाकार का नाम क्या है?
तो शमशान में अकेली अंधी लड़की के हाथ में अगरबत्ती नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास इनमें से कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संभावी। संभावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी पर केंद्रित प्रसिद्ध गीत युगावतार के रचनाकार कौन है? तो गांधी जी पर केंद्रित प्रसिद्ध गीत युगावतार के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो भारत होगा स्वतंत्र कुछ दिवस कुछ पहरों पर, या शव बनकर लहरेगा शरीर मेरा समुद्र की लहरों पर। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो फिर से पढ़ते हैं। या तो भारत होगा स्वतंत्र कुछ दिवस कुछ पहरों पर, या शव बनकर लहरेगा शरीर मेरा समुद्र की लहरों पर। तो इस पंक्ति के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर अनय की कृति अष्टांग योग किस भाषा में लिखा गया है? तो अक्षर अनय की कृति अष्टांग योग किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रज में, ब्रज। चलिए आगे बढ़ते हैं। एचोय वायवः सूत्र किसका है? तो इस सूत्र के लेखक हैं अयादी। चर्चित उपन्यास पायदान किसका माना गया है? तो चर्चित उपन्यास पायदान के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सोना चौधरी। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पायदान जो है इसके लेखक कौन है और किस प्रकार के साहित्यिक रूप या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है पायदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कोश इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ इस बृहद आयोजन के सूत्रधार कौन थे? बहुत ही लंबा प्रश्न है और ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कोश इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ इस बृहद आयोजन के सूत्रधार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। पांचाली उपन्यास किसका है? तो पांचाली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। गांधी टोपी किस लेखक की कहानियों का संग्रह माना जाता है? तो गांधी टोपी जो है ये किस लेखक की कहानियों का संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधिका रमण प्रसाद। तो राधिका रमण प्रसाद की कहानियों का संग्रह है गांधी टोपी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? तो स्त्रीत्व का मानचित्र किसका पुस्तक माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र यादव को, राजेंद्र यादव। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुरुदेव का अंग शीर्षक किसमें है? तो गुरुदेव का अंग शीर्षक किसमें है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साखी में, साखी। बीजक के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बीजक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं धर्मदास। धर्मदास इसके लेखक हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन माने जाते हैं? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। तो कुंभन दास को सबसे पहले नियुक्त किया गया था कीर्तनकार के रूप में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है, उनका नाम क्या है? तो वो हैं लल्लू लाल जी। तो लल्लू लाल जी जो हैं इनको भाषा मुंशी भी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय वीणा काव्य कृति किसकी है? तो स्वर्गीय वीणा काव्य कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन रचित प्राणापण खंड काव्य किस देशभक्त के बलिदान पर आधारित है? तो नवीन रचित प्राणापण खंड काव्य किस देशभक्त के बलिदान पर आधारित है, उनका नाम क्या है? तो वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन थे? तो प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन थे? तो वो हैं रामानंद चैटर्जी। तो रामानंद चैटर्जी जो हैं ये विशाल भारत के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1400 ईस्वी। तो 1400 ईस्वी जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का समय माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा सरित सागर रचना किसकी है? तो कथा सरित सागर रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है बृहद कथा मंजरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो बृहद कथा मंजरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं, तो ये रचना जो है ये गुणाढ्य माना जाता है, गुणाढ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदत से फक्कड़ और स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? तो आदत से अक्कड़ और स्वभाव से फक्कड़ ये किस कवि का उपनाम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीरदास। तो कबीरदास को जो है आदत से अक्कड़ और स्वभाव से फक्कड़ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उसी तपस्वी के लंबे थे देवदार दो चार खड़े ये पंक्ति जो है इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रदीप। प्रदीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर का वास्ते रेखाचित्र किसका है? तो सिस्टर का वास्ते रेखाचित्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सिस्टर का वास्ते ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है रेखाचित्र के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आदमी किस भाषा का शब्द है? तो आदमी जो है ये किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरबी। तो आदमी जो है ये एक अरबी शब्द से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर के लिए नामांकित भारतीय फिल्म पहेली इस रचना पर आधारित है। तो ऑस्कर के लिए नामांकित भारतीय फिल्म पहेली इस रचना पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुविधा। तो पहेली जो है ये दुविधा के ऊपर लिखा गया है, जिसको ऑस्कर के लिए लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के कितने खंड हैं? तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी के हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के कितने खंड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16 खंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद ना हो याद की किस प्रकार की विधा के अंतर्गत आती है? तो याद ना हो याद ये जो है किस प्रकार की विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संस्मरण। तो ये जो है संस्मरण के अंतर्गत आता है, याद ना हो याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉलेज डायरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो मेरी कॉलेज डायरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजपुर से ग्वारीघाट किसका यात्रा वृतांत माना जाता है? तो महाराजपुर से ग्वारीघाट किसका यात्रा वृतांत माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अमृतलाल वेगड़। तो अमृतलाल वेगड़ जो है ये महाराजपुर से ग्वारीघाट यात्रा वृतांत के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो है किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है यात्रा वृतांत के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन गद्य का प्रेत व व्यष्टि चेतना का कवि किसे कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत व व्यष्टि चेतना का कवि ये किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो अज्ञेय इसके लेखक हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता किसकी है? तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं धूमिल। तो धूमिल इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की ममता कहानी की नायिका ममता ने किस मुगल बादशाह की जान बचाई? तो प्रसाद की ममता कहानी की नायिका ममता ने किस मुगल बादशाह की जान बचाई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हुमायूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो किसकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है? तो उनका नाम है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। नकेनवाद जिसे प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है में कौन शामिल नहीं है? तो नकेनवाद जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह जो हैं ये नकेनवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। नकेनवाद में जो है 9 से होता है नलिन विलोचन शर्मा,
के से केशरी कुमार, और फिर न से नरेश। तो पहले न से नलिन, फिर क से केसरी और फिर न से नरेश। तो ये जोड़कर नकेनवाद हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को है, परंतु मूलतः यह निम्न के दिमाग की उपज है। तो तार सप्तक के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को है, परंतु मूलतः ये निम्न में से या निम्न के दिमाग की उपज मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रभाकर माचवे। तो ये जो है प्रभाकर माचवे की सोच मानी जाती है तार सप्तक का प्रवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर रचित वट पीपल की विधा क्या है? तो दिनकर रचित वट पीपल किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है भेंट वार्ता के अंतर्गत मानी जाती है वट पीपल। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगों की बोली रचना किसकी है? तो रंगों की बोली रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं माखन लाल। तो माखन लाल इसके लेखक हैं रंगों की बोली। रंग राची किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो रंग राची किसके जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मीरा। तो ये जो है मीरा की उपन्यास मानी जाती है रंग राची। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये किस प्रकार का काव्य संग्रह या किस प्रकार का काव्य ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खंड काव्य। तो ये जो है खंड काव्य के अंतर्गत आता है भरतेश्वर बाहुबली रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का खुद का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? यानी कि उन्होंने कौन सा पहला उपन्यास स्वयं लिखा था? तो मन्नू भंडारी का खुद का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आपका बंटी। तो आपका बंटी जो है ये मन्नू भंडारी का खुद का पहला उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी मानी गई है? तो इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति कौन सी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति जो है इसको इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति मानी गई है। आप इसको नोट कर सकते हैं। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सन 1755 के बाद। तो सन 1755 के बाद उर्दू शब्द का प्रयोग हुआ था भाषा के अर्थ में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत इतिहास की उपेक्षा की गई है हिंदी साहित्य में आदिकाल में, क्योंकि कुछ विद्वानों का यह मानना था कि पृथ्वीराज रासो जो है ये प्रामाणिक है, तो कुछ का मानना था कि ये अप्रामाणिक है, तो कुछ मानते थे कि ये जो है अर्ध प्रामाणिक है। और इसका पहला भाग और दूसरा भाग इसमें भी कई शंकाएं हैं। तो ऐसे में जो है इसको इतिहास की दृष्टि से बहुत ही मतभेद या
मतभेद करने वाला एक उपन्यास माना जाता है, जिसमें कई विद्वानों का आपस में मतभेद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने किया है ये। प्रयोगवाद नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया है? तो प्रयोगवाद नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध में सबसे पहले प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। तो ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। तो ये जो कथन है ये किसका है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला आता है ग्रंथों की प्रचुरता और दूसरा आता है ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ग्रंथों की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि ये दोनों प्रमुख तथ्य हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण करने के पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक ये किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो ये जो है एक प्रकार का खंड काव्य माना जाता है। हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो हरिश्चंद्री निबंध हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया है? तो सबसे पहले हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया है? उनका नाम क्या है? तो वो हैं पांड्य बेचैन शर्मा उग्र। उग्र इनका उपनाम है। तो पांड्य बेचैन शर्मा उग्र ने सबसे पहले हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का
प्रवर्तन किया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है? तो प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जो विचारधारा थी वो थी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। तो यहाँ से प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कई बार ऑप्शन में सिर्फ आदर्शोन्मुख दिया जाता है तो कई बार यथार्थवादी। तो अगर ऑप्शन में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी दिया गया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? तो प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? तो उसका नाम है कायाकल्प। कायाकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? तो मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? तो उसका नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रिपुदारण रास किस भाषा में लिखा गया है? तो रिपुदारण दास किस भाषा में लिखा गया है? रिपुदारण रास तो ये लिखा गया है संस्कृत में। उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया है? तो उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रांगे राघव। तो रांगे राघव ने ये लिखा है सीधा साधा रास्ता। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो है ये उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर लिखा गया है, सीधा साधा रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्थानुकृति नाट्यम नाटक की यह परिभाषा किसने दी है? तो अवस्थानुकृति नाट्यम नाटक की यह परिभाषा जो है ये किस आचार्य ने दी है? तो वो है धनंजय। धनंजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। नाटक की ये परिभाषा किसने दी है? तो कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। तो नाटक की ये परिभाषा किसने दी है? तो वो है पिशेल। पिशेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। नाटकम सप्रकरणम भाण प्रहसन डिम व्यायोग संवकारो विंथ केहा मृगा इति। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो ये लिखा है धनंजय ने। धनंजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक में संधियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाटक में संधियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम व अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद में या किस वाद के अंतर्गत
रखा गया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहस्यवाद। तो इनको जो है रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किसने जो है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ कौन सा माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास जो है ये अपभ्रंश भाषा का पहला रास ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, किन की पंक्ति हैं? तो घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, ये किन की पंक्ति मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन लेहू पर देहू छटांग नाही, ये पंक्ति किसकी है? तो मन लेहू पर देहू छटांग नहीं, तो ये पंक्तियां किसकी है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। घनानंद का प्रिय छंद कौन सा माना जाता है? तो कवि घनानंद का प्रिय छंद कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सवैया। तो सवैया जो है ये घनानंद का सबसे प्रिय छंद है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सियरी अगिनी बिहरिनी हिम जारा, तो इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? सियरी अगिनी बिरहिनी हिम जारा, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए, और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर डिस्कस या चर्चा करना बाकी है, और ये हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।